वो किसी एक फिल्म में डायलॉग दिया है जिसमें कहा गया है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं, हमारे पहले पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं, वो उनके ऊपर ये लाइन बड़ी फिट होती है। वो कहते हैं ना कि जब हार जाओ तो हार मत मानो, फिर से शुरुआत कर दो। तो हमारे साथ में जो आज हमारे मेहमान हैं, उन मेहमान का नाम है वसीम खान साहब। वसीम भाई के साथ में आज हम बातचीत करेंगे और वसीम भाई से उस सब के बारे में पूछेंगे कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर क्यों कहते हैं। वसीम भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम मेरे पहले पॉडकास्ट पे। और मैं आपको बहुत बहुत मतलब खुद से आपसे चाहूँगा कि आप मुझे शुभकामनाएं, मुबारकबाद भी देने कि मेरा पहला पॉडकास्ट आपके साथ में हो रहा। मैं आपको शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया अपने पहले पॉडकास्ट पे। तो वसीम भाई, पहले तो बताएं कि आप खुद कैसे हैं। आई एम वेरी कूल, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ साजिद भाई कि मैं आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया, हम जैसे लोगों को मौका दिया। नहीं भाई, हाँ। नहीं साजिद भाई, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपने बोला हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। खैर, हम अभी जीते नहीं हैं, मैं भी अभी जीता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जीतना चाहता हूँ, और जीतना हर कोई चाहता है। तो बस ये जर्नी मेरी जो है, अप्स एंड डाउन रहे लाइफ में, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबके आता है, हर किसी के आता है। ये कोई कहते कि मेरे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है, तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ओवरऑल थैंक यू सो मच और आपका पोस्ट कार्ड, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो और बहुत बहुत मुबारक हो। और ये पहला एपिसोड, जबकि मैंने कुछ भी अचीव नहीं करा अभी तक, लेकिन आपने मुझे मौका दिया, हाईली अप्रिशिएट यू। और जहाँ हम शायद इस वक्त हैं, टिर्री पे बैठे हुए हैं और अलीगढ़ शहर में है, जो कि यूपी में है। और मेरे ख्याल से शायद कैमरा जो है पीछे को कैप्चर कर रहा होगा, वो जो जगह है पीछे, ये जो बिल्डिंग है, यहाँ मेरा वक्त बहुत गुजरा है, इसे कैनेडी ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो मैंने जो शुरुआत करी थी 2002 से, क्योंकि अलीगढ़ में इतना स्कोप नहीं है थिएटर का, बट लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक ड्रामा क्लब है। ड्रामा क्लब में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर एक्टर को, हर आर्टिस्ट को, कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करे, अपने आप को एक्सप्लोर करके लोगों को दिखाए, अपने टैलेंट को दिखाए। ये मौका मिलता है, तो आपका एडमिशन होता है, उसके बाद फिर आप जो है, उसके बाद देन यू डिज़र्व फॉर दैट ड्रामा क्लब, आप कैपेबल हो जाते हैं और इनरोल्ड हो जाते हैं आप, और ड्रामा क्लब के मेंबर हो जाते हैं। जर्नी थी 2002 से 2006 का ड्रामा क्लब का एक्टिव मेंबर था मैं। बहुत कुछ करा लाइफ में, उस वक्त बहुत कुछ करा, एनर्जी बहुत थी उस वक्त, और एनर्जी इतनी थी कि आप यकीन मानिएगा कि बस ड्रामा क्लब एंड ड्रामा क्लब। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर साजिद भाई यहाँ पर अपने आप को रोक कर और ये कहना चाहूँगा कि ड्रामा क्लब, ये कैमरा है ना इधर ही, तो ड्रामा क्लब ठीक है, एक्टिंग ठीक है, टैलेंट ठीक है, लेकिन एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में आपको एजुकेशन पे काम करना है, लिटरेचर पे काम करना है। और साजिद भाई बस। वसीम भाई, ये जो आपकी जर्नी थी, मतलब आप खुद प्रॉपर अलीगढ़ से ही रहने वाले हैं, तो ये कब किसने बताया कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रामा क्लब है, और आपको कब तक शौक था कि एक्टिंग करने का? वो बचपन से था कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर आप आए तब ये शौक पैदा हुआ एक्टिंग करने का? साजिद भाई, स्कूल टाइम्स। अच्छा। स्कूल टाइम में व्हेन आई वाज इन 4th क्लास, जब मैं 4th क्लास में था, तो स्कूल्स में फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शन जो होते हैं, उसमें सब लोग करते थे, एक्टिंग चल रही है, थिएटर चल रहा है, प्ले चल रहा है, म्यूज़िक का चल रहा है। तो एक बड़ा अच्छा ही मतलब एक वो है कि मैं क्लास में, अपनी क्लास में कुछ ना कुछ करता रहता था। किसको एंटरटेन करता था? बच्चों, मतलब अपने दोस्तों को। अच्छा। कभी भी स्टेज पे नहीं करा मैंने। जिस दिन रिक्वायरमेंट थी एक एक्टर की, तो एक कैरेक्टर था, तो मैम आई, उन्होंने कहा कि आज वो लड़का नहीं आया, फला, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो लड़कों ने कहा वो तो नहीं आया, लेकिन ये है, मेरी तरफ इशारा कर दिया। मैंने कहा मैं क्या करूँगा भाई, लेकिन मुझे वहाँ मौका मिला, मैंने वहाँ करा काम और अप्रिशिएट भी हुआ। उसके बाद फिर हाई स्कूल के बाद फिर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी आना जाना लगा रहता है, और लोग बताते थे कि यहाँ पर कैनेडी में प्लेज होते हैं और ये होते हैं। तो इंस्पिरेशन मुझे मिली लोगों को देखकर, यहाँ के लोगों को देखकर, और लगा कि हाँ यार, मतलब हमें भी कुछ ना कुछ यहाँ करना चाहिए। स्कूल में कर चुके थे, तो हमने एडमिशन ही हमने लिया सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्लब के लिए। ठीक है,
और उसके बाद फिर हम ड्रामा क्लब के एक्टिव मेंबर हुए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, हमने थिएटर और थिएटर को हमने यहाँ पर सीखा, करा, स्टेज प्लेज और ये सब चीज़ें हमने करी। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद जॉब करी। अच्छा वसीम भाई, जो ड्रामा क्लब की जो एक यादें हैं, आपके दोस्त होंगे, आपके जो फ्रेंड सर्किल हो जाता है जब आप कुछ नए लोगों के साथ एक्टिंग करते हैं या जो सीनियर्स होते हैं, वो कुछ यादें हमें बताएं, जो ड्रामा क्लब की यादें हैं, जो आपके यहाँ आप थिएटर करते थे, वो जो यादें हैं आपकी, वो हमें थोड़ा सा बताएं उसके बारे में भी। सर एक मैं आपको, क्योंकि मोटिवेशनल भी बताना ज़रूरी होगा, मोटिवेट भी हो जाए, मैं ऐसा किस्सा सुनाता हूँ एक मैं आपको, और बहुत से शायद पेनफुल भी हो शायद लेकिन मज़ा भी आएगा। एक्चुअली मैं जब ड्रामा क्लब में था तो हम लोग प्ले करते थे और रिहर्सल होती थी, प्रैक्टिस होती थी। प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो पहले रिहर्सल, उसके बाद प्ले। अच्छा, तो प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, रिहर्सल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मतलब पहले रिहर्सल करते हैं, जब ड्रामा क्लब के अंदर पहले रिहर्सल करेंगे, आप कितना दिन रिहर्सल चलता था वसीम भाई एक शो के लिए? डिपेंड करता था कि क्या स्टोरी है, क्या प्ले है, कौन सी स्किट है, उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू, मतलब मैक्सिमम मैंने जो खूबसूरत भला एक बार प्ले करा था उसकी 45 डेज हुई थी, और इनफैक्ट उसका न्यूज़पेपर में भी आया था। रिहर्सल का पहले आया था कि प्रैक्टिस इतने दिन हुई, उसके बाद हमने परफॉर्म करा। अच्छा, दूसरी बात साजिद भाई मैं एक बात अपना चाहूँगा कि जैसे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे कई सारे दोस्त थे ड्रामा क्लब में, मेरे सीनियर थे, जूनियर भी थे, मेरे साथ के भी थे। तो हम लोग जब प्ले करते थे तो रिहर्सल होती थी, उसके बाद क्या होता था कि आधा घंटा तक हम लोग प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद होता क्या था कि भाई आधे घंटे बाद तो भी हमें रिलैक्स चाहिए, 10 या 15 मिनट का ब्रेक मिलता था हमको। अब जब 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता था तो उसमें क्या होता था, कोई कैंटीन चला गया, कोई अपना पार्क में बैठ गया, या किसी ने अपना। अच्छा, मेरे साथ क्या मसला था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेरी शॉप है जो आज भी है, आज भी मैं उसी शॉप पे हूँ। मेरी एक शॉप है, मैं उसमें क्या करता था, उस ब्रेक टाइम में मैं सीधे उस शॉप पे जाता था, क्योंकि मुझे अपने भैया को रिलैक्स देना होता था। तो वहाँ जाके मैं उस टाइम को, ब्रेक टाइम को वहाँ पर करता था स्पेंड। उसके बाद फिर दोबारा लौट कर, मतलब पहले आप ड्रामा क्लब में मतलब रिहर्सल करते थे, जो ब्रेक टाइम था, फिर आप अपने शॉप पर जाते थे, शॉप पे जाता था, वो पूरा काम वाम वहाँ का करके फिर दोबारा आ जाता था भाग के। अच्छा, उस वक्त साइकिल होती थी, कभी पैदल भी हुआ करते थे। तो कितनी दूरी थी, कितनी तय करते थे यहाँ से, मतलब क्लब से? लोगों को नहीं पता हो तो हार्डली 1 किलोमीटर तक, मतलब आप दूरी भी तय करते थे जाने की। घर वाले नहीं बोलते थे कि कहाँ चक्कर में पड़े हो भाई, दुकान बैठो या क्लास करो? घर वालों ने तो बहुत कुछ बोला। अच्छा घर वाले तो घर वाले ही होते हैं भाई, उनकी सुनना ज़रूरी है। और अगर हम ये कहें कि घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा तो ये गलत है। आपको खुद अपने आप को सपोर्ट करना है, सेल्फ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो घर वालों ने नहीं करा मुझे सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि घर वालों ने मुझे इसमें सपोर्ट नहीं करा तो किसी और चीज़ में सपोर्ट नहीं करा, करा है, सब और चीज़ों में भी सपोर्ट करा है मुझे। तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब फैमिली भाई, जो तो जैसे हम भी लोग देखते हैं, जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो ज़्यादा सोचते हैं भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये कहाँ क्लब के चक्कर में, थिएटर के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ सीन था? हाँ, ऐसा सीन था, बिल्कुल अच्छा। था। और हर कोई असल में क्या है ना कि ये थिएटर, आर्ट, ड्रामा, फिल्म्स, इन सब चीज़ों को लोग थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि यार इसमें ये क्या है, ये कोई प्रोफेशन है कोई। अब क्या है ना, इंजीनियर, डॉक्टर और आपका MBA, ये सर्वाइव करने के लिए ये सब प्रोफेशन बहुत सही है अकॉर्डिंग टू फैमिलीज। लेकिन ये है कि आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। अब उसमें क्या है कि अगर आप प्रूफ नहीं कर पाओगे तो वहाँ पर क्या है, फैमिली और आपके सराउंडिंग के दोस्त भी बोलेंगे कि यार नहीं यार, तुमने जो करा वो उसमें तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। तो कमी, मेरे कहने का मतलब ये है कि कमी मतलब ये नहीं कि हम फैमिली में निकालें या उनमें निकालें जो हमसे बोल रहे हैं कि यार क्या तुम कर क्या रहे हो, ये अपने अंदर भी है। तो आपको सिंसियरिटी से काम करना है और बहुत सेंसिबल होकर काम करना है और लिटरेचर पे ज़रूर काम करना है आपको। और आप जो भी थिएटर कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका एजुकेशन बहुत मस्ट, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा वसीम भाई, जब मतलब क्लब में जब आप आते थे तो वो कुछ होता है ना कि लोगों को जहाँ दिल लगा होता है, जब उसको मोहब्बत हो जाती है, जैसे कुछ लोग होता है किसी को स्पोर्ट्स में बड़ी मोहब्बत होती है, कोई स्पोर्ट्स में बड़ा एक्टिव होते हैं तो वो स्पोर्ट्स से बड़ा प्यार करते हैं। ऐसे आप थिएटर कर रहे हैं तो थिएटर में आपको बड़ा प्यार हुआ होगा थिएटर से। तो वो जो आप आते थे थिएटर करने के लिए, तो वो लोगों से मिलना, उनसे बात करना, वो बड़ी यादें होती हैं अपने आप में। अब अब तक कितना वक्त हुआ है ये क्लब को छोड़ो, यूनिवर्सिटी के क्लब को छोड़ो भाई? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम साजिद। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ
तकरीबन 2002 में मैं एक्टिव, मतलब मेरा फर्स्ट ईयर था ड्रामा क्लब में। तो आप कैलकुलेट अगर करेंगे तो 8, 10, 18 और 3, 21, वो यादें हैं लेकिन 21 में से अगर आप 5 हटा देंगे तो 17 साल, 17-18 साल। तो बड़ा अच्छा, आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं ना, अच्छा मुश्किल भी बहुत पड़ रहा है ऐसा नहीं, लेकिन रिकॉल लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। अब ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ये आपका जो आप काम कर रहे हैं ये अनस्क्रिप्टेड है। मतलब पसीने मेरे भी छूट गए, पसीने छूट गए कि अब भैया साजिद भाई को बताऊं तो क्या बताऊं, लेकिन वेरी वेरी गुड स्टेप, बहुत ग्रेट स्टेप है आपका कि आपने मुझे फ़ोन करा कि वसीम भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं सवाल करूंगा और आप जवाब दे दीजिएगा, जो आपसे आए जवाब वो दे दीजिएगा आप। तो असल में हमारे ना शो की थीम ही ये है कि हम ज़्यादातर उन लोगों को भी अपने शो पर ला रहे हैं जो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो उनको अपने शो पर लाते हैं जिनके पास ऑलरेडी एक फेम बन गया है, चाहे वो सोशल मीडिया पर फेम है या फिर वैसे भी बड़े नाम हैं, उनको लोग ला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हार्ड वर्कर हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, वो स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, वो आपके जो आपका ड्रामा क्लब है, एक्टिंग है, इसमें हो सकते हैं, डांस, म्यूज़िक, किसी भी फील्ड का हो सकता है। हम उन सबको लाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको भी लेकर आएंगे। आपके पास वो चीज़ें हैं बताने के लिए लोगों को जो लोग सुनना चाह रहे हैं। तो वसीम भाई, जो यादें जो क्लब की हैं, वो जो आपके दोस्त हुआ करते थे क्लब के अंदर, जब आप आते थे क्लब में, वो हमें थोड़ा सा बताएं क्लब के बारे में, किस तरह से आप शुरुआत करते थे, कैसे दोस्तों से बैठना उठना था, तो उनसे बातचीत होती थी, किस तरह से दिल लगता था क्लब के अंदर। दिल लगने वाली बात तो ये है साजिद भाई कि अगर आपका दिल से अगर आप कोई कुछ काम कर रहे हैं, दिमाग से नहीं दिल से, अब मेरा दिल यहाँ लगना लाजमी था क्योंकि मैं डेडिकेटेड था। मुझे मतलब उस वक्त बता रहा हूँ, उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि मुझे मुंबई दिख रहा था। वो फिल्म्स, वो मतलब लाइक ना SRK, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, ये सब दिख रहे थे मुझे। और ड्रीम एक ड्रीम में थे हम, एक सपने में थे। तो हमें लगता था कि यार नहीं, ये ड्रामा क्लब यही है, मतलब सेकंड घर जो है वो हमारा यही है। तो यहाँ पर जो हमारे कलीग्स थे, क्योंकि हमारे सीनियर भी थे, कुछ जो सीनियर मुंबई में काम कर रहे थे ऑलरेडी, तो उनसे इंस्पायर्ड हो रहे थे हम। और मेरे साथ के जो मेरे नए दोस्त बने यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली हुआ ये कि मैंने ज़्यादा टाइम, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पेंड करा मैंने, वो ड्रामा क्लब में ही करा। और इन द एंड ये 3 साल का मैंने 4 साल में करा। ऐसा चाहिए भाई, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको क्लास पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़रूरी है। एजुकेशन वो हमने गलती करी, तो हम आपको बता रहे हैं ये गलती करी हमने। तो हुआ ये कि दिल तो लगना ज़रूरी था साजिद भाई, इसके बिना तो कुछ, क्योंकि अगर अब मैं बात कर रहा हूँ कब की, 2002 से 2006 की। अभी मैं आपको बताऊँगा 2023 की बात। तो 2023 में समझ में आ जाएगा कि ये दिल क्यों लगता था मेरा 2002 में, 2004, 2005, 2006 में, क्योंकि मैंने जॉब करी, मैंने गवर्नमेंट जॉब करी, LDC पोस्ट, लोअर डिविजनल क्लर्क, मेरे भाई ने लगवाई थी। और मैंने गवर्नमेंट जॉब 1 साल करी, लेकिन 1 साल गवर्नमेंट जॉब, LDC पोस्ट, और वो भी एनर्जेटिक एक बंदा, वो बंदा जो ड्रामा क्लब में एक्टिव मेंबर, तो वो कैरेक्टर्स कर रहा है, वो स्टेज पे 1-1.5 हज़ार ऑडियंस सामने, वो वहाँ जाके बैठ गया जहाँ पर उसके पास ऑडियंस ही नहीं है, पेशेंट है उसके पास। पेशेंट है, लेकिन एनीवे वहाँ पर भी थोड़ा बहुत चलता रहता था। अच्छा, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था सर, जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था। गवर्नमेंट जॉब में मज़ा इसलिए नहीं आ रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में मज़ा आता है लोगों को, सबके अलग अलग मोटिव होते हैं, सबके अलग अलग डेस्टिनेशन होती हैं, सबकी मंजिल अलग अलग होती है, हर किसी का मकसद अलग होता है। मेरा मकसद कुछ और था मेरा मकसद क्या था, मुंबई, बॉम्बे। तो कैसे एक्टर, मैं गलतियां कर रहा था, लेकिन आप देखते ही गलतियां कर रहा था मैं। गलती में क्या कर रहा था, मेरे घर वालों ने मुझे, मतलब मेरे भाई ने मेरे लिए अच्छा सोचा। देखिए, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरे लिए वो अच्छा सोच रहे थे हमेशा। तो इसलिए उन्होंने मुझे गवर्नमेंट जॉब में लगवाया और मैं लगा। और कौन गवर्नमेंट जॉब छोड़ देगा सर, कोई छोड़ देगा? नहीं, बहुत अब तो मिलना भी मुश्किल। उस वक्त मेरे साथ थे ना, वो परमानेंट हो गए। अच्छा, मैं परमानेंट नहीं हूँ, मैं अभी परमानेंट नहीं हूँ। मैं कहाँ पर हूँ, शॉप पे हूँ, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अब वो काम कर रहा हूँ जो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपका जो दिल था वो सिर्फ वही एक्टिंग, थिएटर, वो एक्टिंग, थिएटर, इसमें आपका दिल रमा हुआ था। तो वो
10 से 5 की जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था ये। मज़ा आ रहा था, लेकिन हुआ क्या, एट द एंड हुआ ये कि एलडीसी पोस्ट जो है उसका कुछ पॉलिसी ऐसी आई गवर्नमेंट की, तो उन्होंने कहा कि इनको निकाला जाए अब, जो डेली वेजेस थे। तो मेरा भी नंबर आया निकलने का। अब निकलने भी कितना खुश हूँ मैं। अच्छा, आप निकलने पर खुश हो रहे हैं, जब आपको निकाला जा रहा है तो आपको खुशी हो रही है कि निकाला जा रहा है? क्योंकि मेरे को इधर आना है, हाँ। अलीगढ़ में इधर आना है। लेकिन एनीवे हम वहाँ से नौकरी से हटाए गए, तो जिन्होंने हमारी नौकरी लगवाई उन्होंने ये भी बोला कि 3 महीने लगे रहो, अभी सैलरी नहीं आएगी बट लेकिन आप परमानेंट हो जाओगे। मैंने कहा नहीं यार, अब मौका मिल रहा है तो हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद वही था। तो ये जॉब की बात आपकी कौन सी ईयर की है, किस ईयर में ये आपने job- 2007 अच्छा 2007 में आपने ड्रामा क्लब बिल्कुल छोड़ पीक दिया? टाइम पे था ड्रामा क्लब में मैं। अच्छा 2006 के बाद मैंने पीक टाइम पे था मैं जो हूँ, वहाँ से फिर वो क्या नाम है जॉब लग गई थी मेरी। अच्छा, मतलब आपको लेकिन हाँ, ये गलती मेरी हुई थी कि सॉरी, मेरी ये गलती ये हुई थी साजिद भाई कि एजुकेशन पे और थोड़ा मतलब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। चाहता मैं मास्टर्स करता, मैं मास कॉम करता, ठीक है, तो मास कॉम करता, लेकिन ठीक है गलतियाँ मतलब इन द एंड ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगर ये बोलें कि यार मैं उस वजह से सक्सेस नहीं हो पाया या मैं इस वजह से सक्सेस नहीं हो पाया, यार वो अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में तो मैंने नहीं आई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बहुत सारी। मैंने लोगों अपने दोस्तों से बोला, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि नहीं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी लाइफ में, लेकिन उसी से आपको निकलना है, उसी को आपको फेस करना है। बड़ी कॉमन सी बात है, हर कोई बोलता है ये बात, लेकिन ये समझता हर कोई नहीं है इस चीज़ पर। तो जिम्मेदार आप ही हैं। वसीम भाई, जब आप ड्रामा क्लब से निकल के जब आप जॉब में गए, वो भी गवर्नमेंट जॉब में, उसके अपने जब आपको जॉब से निकाला जा रहा है तो कुछ लोग होते हैं जिनको परेशान होते हैं कि यार जॉब छूट गई, क्या करेंगे। आप खुश हैं वहाँ पर, क्यों आपको मुंबई जाना है, बॉम्बे जाकर एक्टर बनना है, वो सपना था। तो क्या जब वहाँ जॉब से निकले उसके बाद की फिर जो जर्नी थी, क्या बॉम्बे गए, क्या किया उसके बाद की जो जर्नी शुरू हुई वो बताएं थोड़ा सा हमें। बॉम्बे नहीं गया बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे नहीं गए, मतलब आप जॉब ने आपने छोड़ गया दिल्ली। दिल्ली गई थी आप? दिल्ली गया मैं। अच्छा। और मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करी, वो एयरटेल में जॉब करता था, एंड ही सेड टू मी दैट कि आप आ जाओ, आपको 8,000 रुपये सैलरी मिलेगी 2008 में। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, दिल्ली है, कैपिटल है, और हमने ये भी सुना था दिल्ली में एनएसडी भी है। तो हमने कहा ये अच्छा मौका है कि दिल्ली चले जाओ, और वहाँ से एनएसडी करीब में है। तो हम जॉब में चले गए और वहाँ पर क्या नाम है एयरटेल में जॉब करने लगे हम। और जो एनर्जी हमारी ड्रामा क्लब में थी वो एनर्जी हमने अपनी जॉब में थी। अच्छा। कॉल करते थे कि नमस्कार सर, दिस इज वसीम खान कॉलिंग फ्रॉम एयरटेल टेलीमीडिया सर्विसेज। जो टीएल था वो कहता था कि वसीम के आसपास बैठ जाओ, कॉलिंग बहुत अच्छी करता है। अब उसे क्या पता कि कॉलिंग मैंने कहाँ से सीखी थी। मतलब जो आपका थिएटर का एक्सपीरियंस था वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मैंने वहाँ इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, जब हम अर्निंग पे आ जाते हैं, जब हम कमाने लगते हैं, जब पैसा हमारे पास लगता है, तो शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम चीज़ें स्किप करने लगते हैं, दूसरी चीज़ें। मतलब लाइक थिएटर आप भी स्किप कर रहे हैं वहाँ पर? कर रहा था मैं, ये एक्टिंग है आप स्किप कर रहे थे वहाँ? मैं कर रहा था, मुझे लग रहा है, मुझे एहसास तो हो गया था उस वक्त। लेकिन इस जो मैं थिएटर छोड़ रहा था तो मेरी ज़िंदगी में कोई और आ रहा था। अच्छा। अब वो आ रहा था वो कोई और आ चुका था ज़िंदगी में। अच्छा, वो अगर बताना चाहें तो वो कौन आ रहा था, क्या था वो सीन, अगर थोड़ा सा बताना चाहें तो? अगर ज़िंदगी में आते हैं, अच्छा, पता नहीं आपकी ज़िंदगी में आई नहीं। अच्छा, लव एंगल आ गया यहाँ पर। आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गलतियाँ कर रहा था। राइट टाइम पे राइट चीज़ें नहीं कर रहा था। जो करना था वो नहीं जो करना था मैं वो नहीं कर रहा था। मैं सच में आपको बता दूँ, मुझे एप्रिशिएशन बहुत मिलता था। ड्रामा क्लब में मेरे एक दोस्त हैं मुमताजुल, उनका नाम ले रहा हूँ इस वक्त, क्यों इसलिए नाम ले रहा हूँ मैं उनका, क्योंकि वो मुझे बोलते थे एनर्जी, अगर एनर्जी है तो वसीम में है। उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी और वो मेरे दिमाग में थी। तो मुझे अप्रिशिएशन मिल रहा था, मुझे लोगों से पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे मुझे। तो लेकिन मैं कहीं ना कहीं, अच्छा हाँ, जब मैं एयरटेल में था तो मैं परफॉर्म करता था वहाँ पर, मिमिक्री करता था वहाँ पर, मतलब ऑफिस में मिमिक्री करता था। कभी कभी फंक्शंस होते थे वहाँ पर, या जैसे वीकेंड हो गया तो उसमें मैं कभी कभी परफॉर्म कर देता था। और क्या नाम है, लोग अप्रिशिएट करते थे। वो चल रहा था थिएटर में, चल रहा था। हाँ, वो चल रहा था, लेकिन एनएसडी भूल गया था। अच्छा, अब एनएसडी का प्लान थोड़ा ड्रॉप आउट कर रखा था? ड्रॉप आउट इसलिए कर रखा था क्योंकि एंगल्स कई सारे थे।
तो वो लव एंगल आ गया अब वो था, वो खैर नहीं, वो तो छोड़िए, वो तो हर किसी की लाइफ में आता है। मैंने बता दिया, कुछ लोग बताते नहीं हैं, लेकिन 99% तो आता है भैया। खैर नहीं, वो पार्ट तो छोड़िए। तो फिर मैं अप्स एंड डाउन आए लाइफ में बहुत सारे, और मैं अलीगढ़ वापस आया। मतलब आपने एयरटेल छोड़ा, फिर आप वापस अलीगढ़ आए? अलीगढ़ आया मैं वापस, उसका एक बहुत पर्सनल रीज़न था जी। वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। उस वजह से मैं अलीगढ़ वापस आया, मैं घर पे रहा। फिर अब जब अलीगढ़ में वापस आया, अब अलीगढ़ अलीगढ़ से अभी नहीं, अभी तो 2023 बहुत दूर है। अच्छा, अभी भी अलीगढ़ आए? अभी मैं 2010 में हूँ। 2010 में मैं अलीगढ़ जब आया तो मुझे कई सारे यहाँ लड़के मिले, दोस्त मिले जो मेरे बहुत जूनियर थे, लेकिन वो ड्रामा क्लब में थे। अच्छा, इसी क्लब हाँ। जो आपने छोड़ा था क्लब? हाँ, वो उसी ड्रामा क्लब में थे। अब वो ढूंढते हुए मुझे आ गए मेरी दुकान पे। मेरी दुकान पर आ गए और उन्होंने बोला कि आइए वसीम भाई, ज़रा सा ड्रामा क्लब चलिए। और ठीक है साहब, ड्रामा क्लब आ गए हम। और ड्रामा क्लब हम आए तो यहाँ एक फिल्मसाज फेस्टिवल होता है ड्रामा क्लब, जो कि शायद आदिल हुसैन कोई लड़का है हमारे साथ का ही था, ये हमसे सीनियर हो सकता है 1-2 साल। उसने शुरू करा था वो फिल्मसाज फेस्टिवल, जो अपॉर्चुनिटी देता है लोकल लोगों को। अच्छा। और एमयू के लोगों को फिल्म बनाए, शॉर्ट फिल्म बनाए। और ये स्क्रीन होती था कैनेडी में, यही स्क्रीन होता था ये कैनेडी में। और उसमें फिर अवार्ड मिलते थे, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, हर कैटेगरी के अवार्ड मिलते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो साहब, LDC कोर्स तो कर ही दिया, एयरटेल में भी जॉब कर ली, अलीगढ़ वापस आ गए, एक फिल्म बना लेते हैं। अच्छा। बॉम्बे तो जा नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो मैंने एक फिल्म बनाई साजिद, क्योंकि उस वक्त रिसोर्सेज नहीं होते थे साजिद हमारे पास। हमारे दोस्त जो भी होते थे उनके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। कैमरा किसी जुगाड़ कर लिया, एंड वी अरेंज ऑल द थिंग्स फ्रॉम ईच अदर्स। पैसा होता नहीं था इतना, तो हमने करा और मैंने एक फिल्म बनाई। और फिल्म बनाने के बाद मैंने यहाँ सबमिट कर दी फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, रात में सबमिट करी, रात में 1 बजे करी। और अगले दिन क्यूरियोसिटी कि आप चलो देखने चलनी है, मेरी फिल्म चलेगी। जैसे ही मैं बैठा तो मेरी फिल्म ही कैंसिल हो गई। अच्छा, मतलब चली नहीं, कैंसिल कर दिया? कैंसिल कर दी, रिजेक्ट कर दी वो। मुझे नहीं पता क्यों रिजेक्ट कर दी, वो टेक्निकल इश्यूज होंगे, हमें कमी होगी कोई ना कोई। तो मुझे लगा यार ये कैसे मतलब रिजेक्ट कर दी है फिल्म। तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार एक बार और फिल्म, मतलब जब कैंसिल किया आपने फिर? उसी वक्त मैंने बोला, उसी वक्त कैनेडी के अंदर बैठ के मैंने यार एक फिल्म और बनाएंगे, उसमें अवार्ड उठाएंगे। अच्छा। हाँ, अब 2011 में आ गया, अवार्ड उठाएंगे उसमें। फिल्म बनाई आईना। शॉर्ट फिल्म है साजिद। मेरे साथ क्या हुआ है मैं तुम्हें बता दूं, मेरी आईना फिल्म यूट्यूब पे डली हुई है। ठीक है, और व्यूज़ बहुत ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कम है, सही है। आमिर पश्तून एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने यूट्यूब पे डाली थी। तो मैंने वो फिल्म बनाई आईना साजिद, वो चली। नेक्स्ट ईयर उसी? नहीं, 2011 में। 2009 में मैंने बनाई थी। 2 साल बाद मैंने फिर बनाई। 2011 में चली वो। चलने के बाद फिल्म अप्रिशिएट हुई और उसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, नेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला मुझको। हालांकि वो कोई अचीवमेंट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक पर्सनली अगर मैं देखूं तो मेरे लिए अचीवमेंट है, और मेरे दोस्तों के लिए जो जिन्होंने मेरा सपोर्ट करा, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो 2011 में जो है क्या नाम है, मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला नेशनल। वो फिल्म यूट्यूब पे है। अगर आप चाहें तो लोगों से बता दिएगा कि वो देख लें, क्योंकि कई साल हो गए उसको। मैं बार बार देखता हूँ, हर 2 दिन बाद कितने व्यूज़ आ गए। नहीं मैं नहीं देखता कितने व्यूज़ आ गए, चलो ठीक है इतनी व्यूज़ है। तो आईना अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द वर्ल्ड, आईना मिरर, वो फिल्म है मेरी। उसमें मुझे अवार्ड मिला था। और फिर मैं अलीगढ़ में रहा 2011, फिर अपनी दुकान पे। मतलब एक्टिंग आप कर रहे हैं, आपको बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड मिल रहा है आपको, उसके बाद में फिर आप शॉप पर हैं? मैं शॉप पे हूँ, मुंबई नहीं जा रहा हूँ ना मैं। अच्छा, अभी भी शॉप पर? अब मैं मुंबई नहीं जा सकता, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ अपनी फैमिली में इन्वॉल्व था और कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी फैमिली में, इस वजह से मैं बॉम्बे नहीं जा पा रहा। ठीक है, ये मेरा खुद का डिसीजन था। अब इसमें फैमिली की गलती नहीं है, गलती मेरी है। एनालाइज करिएगा आप लोग भी, गलती आप ही की होती है, हम किसी और की नहीं होती। मैं ये कहना चाहूँगा, बार बार हर बार ये बोलूँगा। 2014 बुर्ज खलीफा, दुबई। अच्छा, अब अलीगढ़ से वसीम खान साहब जो
दुबई चले गए 2014 में। दुबई चला गया। वहाँ भाई ये क्या सोचिएगा, वहाँ भी एक्टिंग का कुछ था या क्या, अब क्या प्लान है वहाँ दुबई जाने का? दिमाग में वही चल रहा था कि एक्टिंग अभी भी है, एक्टिंग नहीं निकली है, लेकिन फैमिली इश्यूज भी जो उनको सॉल्व करना उसको सॉल्व भी करना है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एज भी हो गई थी, एज भी होती जा रही थी, भाई तो एज होती जा रही है। क्योंकि हमने करा क्या, हमने गलती क्या करी साजिद भाई कि बीए ऑनर्स के बाद हमने मास्टर्स नहीं करा, हमने पढ़ाई भी नहीं ध्यान दिया, एजुकेशन। तो अब महसूस होती हैं चीज़ें जब आप बिल्कुल लगा। होती हैं। हाँ। यही चीज़ क्योंकि आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट पे, और आपने मुझे मौका दिया क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कुछ भी अचीव नहीं करा अभी तक, ठीक है, मैं इतना कामयाब आदमी नहीं हूँ, इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप यार मौका दे रहे हो यार, आप हम जैसे लोगों को बोलने का मौका दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। वसीम भाई, अब अलीगढ़ से आप जा रहे हैं दुबई, अब आप दुबई जा रहे हैं, दुबई आप वो करना चाह रहे हैं। भाई मैं रोकना चाहूँगा, आपने क्या सोच के मौका दिया है, पहले मुझे ये बता दिया। हमारा हम सीधा तो कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ यही सीन है वसीम भाई, हमारा जो पॉडकास्ट लाने का जो मकसद है, जो मेन मकसद हमारा ये है कि हम उस टैलेंट को ला रहे हैं जिनको लोग छोड़ते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि अभी सक्सेस हुई है तब आइए। सक्सेस को सब दे रहे हैं, हम उन सक्सेस लोगों को भी ला रहे हैं, अपनी प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, हम उन लोगों को भी लाएंगे जिन्होंने हार्डवर्क किया है, जो आप कहना चाहते हैं। मेरे को लगता है कि हर किसी के पास अपनी एक स्टोरी है, वसीम भाई के पास भी अपनी स्टोरी है जो वसीम भाई हमें बताएंगे, और मैं चाहता हूं कि वसीम, हमने आपको प्लेटफॉर्म भी इसलिए दिया है कि आप अपनी चीज़ें बताएं ताकि लोग आपको देखें, सुने, आप जो कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में उसको भी लोग देखें, आपके काम को भी देखें। तो मैं चाहता हूँ वसीम भाई कि जो आप अभी थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं चीज़ों को देख करके, लोगों को लेकर के, हम चाहते हैं कि अभी हम आपको थोड़ा कूल करते हैं वसीम भाई। अभी हम हमारा पॉडकास्ट का जो हमारा पहला पॉडकास्ट हम कर रहे हैं वो हम ई रिक्शे पे बैठ के कर रहे हैं, ई रिक्शे पे, है ना। हम चाहते हैं कि ई रिक्शा भी खड़ा है, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी हम चलेंगे तो नॉइज़ का भी है, लोकल का थोड़ा सा है। अब हम लेकिन कोशिश करेंगे हम थोड़ा चल के बात करें। फिर अभी हम क्या है कि अब अलीगढ़ से दुबई चल रहे हैं, अभी हम दुबई तो नहीं जा रहे हैं, अब अलीगढ़ घूमते बात करेंगे आपसे, थोड़ा सा कुछ नई लोकेशन में चल के अलीगढ़ बात करेंगे। वसीम भाई, अब आप अलीगढ़ से फिर अपने दुबई का सफ़र तय किया, तो दुबई मतलब अब क्या, जब दुबई गए वो हमें थोड़ा किस्सा बताएं कि दुबई जाना क्यों हुआ, और क्या तब एक्टिंग दिलो दिमाग में थी या नहीं थी? एक्टिंग तो हमेशा रही है दिलो दिमाग में। दुबई जाते टाइम प्लेन में बैठा हुआ था, जब प्लेन लैंड कर रहा था, जब एक्टिंग तो हमेशा रही है। तो मैं दुबई इसलिए गया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर को भी देखना था और अपने आप को भी देखना था, और एक एज भी बढ़ रही थी, तो आप भी समझते हैं इस बात को, और हर किसी से मैं कहना चाहूँगा कि मतलब राइट टाइम पे राइट स्टेप लेना चाहिए। मैं थोड़ा डिले हो रहा था, लेकिन हर चीज़ में डिले हो रहा था, मैं एक्टिंग में हो रहा था, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही थी क्योंकि बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल गया था नेशनल। उसके बाद भी मैंने मतलब एक नहीं मूव करा मैं मुंबई। हाँ, लेकिन मुझे याद आ गया 2012 में मैंने एक सीरियल करा था बिग मैजिक चैनल के लिए, हम हैं बजरंगी। इसमें मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, लाइनअप प्रोड्यूसर, एक्टर, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर काम करा मैंने, लाइनअप प्रोड्यूसर। मतलब कुछ भी बस ये कि उस लाइन में मिलता रहे, जो मिल रहा है वो मिलता रहे, लेकिन एक्टिंग नहीं मिल रही थी जो पैशनेट था मैं जिसके लिए, लेकिन जो मिल रहा था वो मैं वो कर रहा था वो चीज़। तो हमारे एक सीनियर हैं फराज हैदर साहब, वो जो मुंबई में हैं और अच्छे फिल्म डायरेक्टर हैं, 4-5 फिल्म्स बना चुके हैं वो, वार छोड़ना यार आपने सुनी होगी वो फिल्म, और भी काफ़ी फिल्में बनाई हैं उन्होंने, मेरे देश की धरती अभी लास्ट में हुई। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करा था कि वसीम क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने कहा मैं ड्रामा क्लब में हूँ, जाता रहता हूँ, और एक स्कूल में था IMT कॉलेज, उसमें मैं ड्रामा इंस्ट्रक्टर था। अच्छा, वहाँ आप सिखा भी रहे हैं? वहाँ मैं ड्रामा इंस्टीट्यूट में सिखा रहे हैं? इंस्टीट्यूट में मैं सिखा भी रहा था, और उसके बाद क्या नाम है, फिर मुझे बिग मैजिक चैनल के लिए मुझे एक सीरियल मिला, मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम भी करा मैंने, 2 महीने शेड्यूल चला उसका, लेकिन जब वो कंप्लीट हो गया सेकंड स्टूडियो में मैं काम नहीं कर पाया। अच्छा, जब वो दोबारा आया तो मैं नहीं कर पाया, मैंने किसी और को रिकमेंड करा उसको, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो आई, तो उसको फेस करा मैंने। एनीवे हुआ ये कि क्या नाम है, अब आता है टाइम दुबई का। मतलब अच्छा, अभी वसीम भाई मैं थोड़ा आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, कुछ पूछना मुझे ये, जब आप सीरियल कर रहे थे तो जिस लाइन में आप जाना चाह रहे हो, मतलब उस एक की दुनिया में तो आ चुके हो? आ चुका, वो जो लाइट है, कैमरे हैं, एक्शन है, वो सब कुछ वहाँ तो आप आ चुके हो, तो वहाँ मन लग रहा था या अभी लग रहा था कि भाई मैं करना था, मुझे एक्टिंग है, आपने मेरे को लाइन प्रोड्यूसर बना दिया है,
तो एक्टिंग भी करा लो कम से कम उसमें। बस ये था कि हाँ मतलब एक्टिंग करनी थी, लेकिन लाइन ऑफ प्रोड्यूसर बन गया था, लेकिन माहौल वही था, इन्वायरमेंट वही था, सराउंडिंग वही मिल चुकी थी मुझको। तो लग रहा था कि हाँ यार कुछ तो कर रहा हूँ, मतलब अब ठीक है एक्टिंग नहीं कर रहा तो कम से कम उसी फील्ड में कुछ और काम कर रहा हूँ। फिर मैं मुंबई भी गया। अच्छा, मुंबई 10 दिन रहा हूँ मैं, रीशूट हुआ था उसमें, मैं मुंबई गया था। मुंबई में मैंने काम करा, लेकिन फराज भाई ने कहा अभी तुम चले जाओ वापस अलीगढ़ और दोबारा जो शेड्यूल होगा उसमें काम करना। मैंने ठीक है। बॉम्बे में फिर भी नहीं रुका, जब भी नहीं रुका बॉम्बे में, मतलब बॉम्बे ने या तो मुझे नहीं रोका या मैं खुद नहीं रोका, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता। आज पहली है कि बॉम्बे में नहीं जा पाया, बॉम्बे गया भी तो लौट कर वापस आ गया, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो सीरियल भी हो गया, सब चीज़ें हो गई सॉरी। तो क्या नाम है, फिर दुबई की बारी आती है। दुबई गया, दुबई में मैंने जॉब करी 1.5 साल, और कारपुर में करी मैंने, हाइपर मार्केट है उसमें करी मैंने। लेकिन वहाँ पर भी बैठे बैठे जब मैं जॉब करता था तो जो लोग आते थे वहाँ पर, जैसे कोई कस्टमर आ रहा है या मेरे कलीग या मेरा स्टाफ है, उन्हें बताता था कि भाई साहब मैं ड्रामा क्लब में था, मैं एक्टिंग करता था, मैं एक्टर था। अरे तो फिर यहाँ कैसे आ गए, तुम तो मुंबई जाओ। मैंने कहा भाई जहाँ पर किस्मत किया है वहीं पर आने, आ गए हम। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हम साथ में अपनी यादें लेकर आए हैं, और जो एक्टिंग का जो हमारे अंदर जो चीज़ है वो चीज़ हमारे साथ तो है ही, जहन में कर नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन जहन में तो है। तो वहाँ पर एक बार एक लड़का आया, मैंने उनसे बोला कि मैं एक्टर हूँ और मेरी यूट्यूब चैनल पे एक फ़िल्म है, फिल्म साज में मैंने फिल्म दी थी आईना, जो आपको बेस्ट एक्टर वो देखना। मैं उसको दिखाने लगा तो उसने छूटते बोला कि भाई मैं राइटर हूँ। अच्छा, एक एक्टर और एक राइटर। चाय लीजिए। अरे ये अच्छा भाई, ओहो ये अलीगढ़ की चाय। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, अलीगढ़ की चाय आई तो है, एक चीज़ की कमी है जी, डिस्पोजेबल में आई है। क्योंकि असल में क्या, शीशे के गिलास, वो अलीगढ़ में वो कॉन्सेप्ट जो अलीगढ़ का है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके अंदर है तो चाय चल गया, मतलब माहौल बदल रहा है। नहीं अब भी है। असल में बारिश की वजह से हम लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं इतनी दूर, तो इसीलिए हम इसी में चाय पी रहे हैं, एक चुस्की लगाते हैं। चाय बढ़िया। अच्छा, तो वसीम भाई अब जब एक एक्टर और दूसरे राइटर, दो लोग मतलब दुबई में मिल रहे हैं, एक कहानी लिख जाती है। कहानी लिखी है। हाँ, एक कहानी लिखी थी हमने। वहाँ हम हर हफ्ते मिलते थे, 10 दिरहम लगते थे जाने में हर हफ्ते, और 10 दिरहम आने में लगते थे। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन कंप्रोमाइज़ करते थे दोनों मिलकर, और जाके वहाँ पर हम मिलते थे और अपना लिखते रहते थे। वो फिल्म लिख चुके हैं हम पूरी, तस्लीम लिखी है दोनों। लेकिन इन द एंड 1.5 साल बाद मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, मेरे सिस्टर की तबीयत ख़राब हुई तो मुझे आना पड़ा, दुबई से वापस आने पड़ा। मैं रिज़ाइन देनी पड़ी मुझे जॉब, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि एक चीज़ छोड़ कर आया तो दूसरी चीज़ मुझे मिली। लेकिन एक इंसिडेंट था, बहुत पेनफुल था, अब वो नहीं है हमारे साथ। एनीवे, आना जाना सबका है और पेशेंस सबको करना है। लेकिन उसके बाद जो एक कहानी है ना मेरी, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, वो बात अभी आगे बताऊंगा। तो मैं आ गया वापस दुबई से अलीगढ़, कहानी वहीं रुक गई, राइटर वहीं रह गए, एक्टर यहाँ आ गए। अच्छा, वो राइटर वही है, एक्टर यहाँ आ हाँ, गए। कहानी लिख चुकी नहीं, लिखी थी अभी थोड़ी सी रह गई है, लेकिन वो फिर वो बैंगलोर चले गए, वो भी बैंगलोर आ गए, वो भी दुबई छोड़ के इंडिया वापस। लेकिन अभी 2023 हो गया, 2014 से 23 तक हम लोग मिले नहीं हैं इंडिया में रहकर, लेकिन हमारी वीडियो कॉल, बातें, कांटेक्ट होता रहता है, बातचीत होती रहती है। तो ये बात थी 2014, 15, 16। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ की बात करूँगा मैं आपको, मेंटल हेल्थ। ये भी एक डिजीज़ है जो मुझे हुई दुबई से आने के बाद में, सिस्टर के बाद। अच्छा, जब दुबई से आए सिस्टर के लिए आए, और सिस्टर के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में आपको ये प्रॉब्लम हुई? मैं डिप्रेशन में, और मैं आपको बताऊं कि मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है, हर किसी को, हर कोई डिप्रेशन, लेकिन वो ये आदमी डिजीज़ नहीं समझता इस चीज़ को। मैं रहा, एक ऐसा हादसा था, आइसोलेट हो गया, मैं घर में रहने लगा, बिल्कुल कांटेक्ट मेरे बिल्कुल बंद हो गए, दोस्तों से मिलना बंद, तो मैं बहुत ज़्यादा डायलेमा में चला गया और लाइक निकल नहीं पा रहा था मैं उस चीज़ से। बट लेकिन मैंने जाके फिर JNMC यहाँ पर अलीगढ़ में है, डॉक्टर से मैंने जाके कंसल्ट करा, आई टुक मेडिसिन, एंड नाउ आई एम फ्रंट ऑफ यू
खलास सब खत्म करा। फिर लड़कर आए आप। अरे चश्मा आ गया। अच्छा वसीम भाई, वो जो एक वो था जब आपने मतलब ये प्रॉब्लम आए आपको, मतलब मेंटली जो प्रॉब्लम हुई थी, वो वक्त थोड़ा सा बताएं, वो कैसे, वो लोग क्या, दोस्त क्या साथ में देते थे? लोग मैं बता रहा हूँ लोग क्या कहते हैं। साजिद क्या हो गया तुम्हें डिप्रेशन? अरे कुछ नहीं होता, जाओ जॉब करो जाके। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि डॉक्टर को जाके। अरे मेरे भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। मैं आपको बताऊं मेंटल हेल्थ एक डिजीज़ है जो इंडिया में चल रही है, मतलब ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन उसका अवेयर नहीं है उससे। अब अगर आप मुझसे कहोगे यार वो वसीम भाई ये आप मेरे दाना निकल गया यार, ये देखिए कितना बड़ा दाना है, ये दिख रहा है आपको आंखों से, तो क्या करेंगे आप? अरे वो ट्यूब ले लो जाके, वो लगा लो। आप उससे कह दोगे कि जाओ जॉब कर लो जाके, दाना ठीक हो जाएगा। आप ये कि प्लस का ट्रीटमेंट तो करो। ये भी एक डिजीज़ है, ये भी एक बीमारी है जो मैंने करी, मैंने डिस्कस करा डॉक्टर से जाके। अच्छा, मतलब आपकी जो एंजाइटी थी, जब वो प्रॉब्लम हुई, मेंटली जो प्रॉब्लम हुई, तो उसके लोग बस ये है कि भाई जॉब कर लो, मतलब बिजी हो जाओ, तो आप ठीक हो जाओगे। मतलब आपको जैसे टाइफाइड हो गया है ना, हाँ। साजिद भाई आपको टाइफाइड हो गया, बिजी हो जाओ, जाओ साजिद भाई जॉब कर लो, टाइफाइड ठीक हो जाएगा, दुनिया ठीक हो जाएगा टाइफाइड। हाँ। ऑन द वे हाउ कैन यू मेक योरसेल्फ फाइन फ्रॉम योर जॉब? अपनी डिजीज को कैसे आप ठीक कर लोगे? मेडिसिन है ना। तो बस एक मैसेज देना चाहूँगा, ये कन्वे करना चाहता हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। बट लेकिन खली वाली चीज़ें आती हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको फेस करना है, फेस करना है। लेकिन मैंने अभी तक कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं करा है, कोई भी चीज़। ये तो आप हैं साजिद भाई जो आज पोस्ट कार्ड टीवी में बना रहे हैं और मौका दिया है। और मैं तो दुआ करूँगा, आई प्रे कि आपका चैनल और आपका जो भी मोटिव है, जो भी मकसद है आपका, वो आगे तक जाए और लोगों तक अवेयर हो। ये मेरी छोटी सी कहानी, हो सकता है मैं नरेट नहीं कर पा रहा हूँ सही से, हो सकता है कि मेरी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ सही से, लेकिन मैंने कोशिश ये करी है कि गलती आपसे ही होती है, ना कि दूसरों से होती है। अपनी गलती को दूसरों पे मत थोपिए आप, खुद से सुधारिए। जी खुद ही सुधारिए। 2017-18 आ चुका है। वसीम भाई, जो आप ये जो एंजाइटी आपको हुई थी, ये कितना लंबा टाइम तक चली सबके साथ में? 3 से 4 साल। 3 से 4 साल आपने ये फेस की है। लेकिन मैं गलत था ना, मैं भी उन्हीं में से था। जो बिजी हो जाओ, क्या बिजी हो जाओ, जब वो हो जाओ, जब ये हो जाओ, जब वो हो जाओ, जहाँ लोगों में, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे माहौल में बैठो, हाँ और क्या, ठीक हो जाओगे। काम करो। खाली बैठोगे तो यही होगा। मैं यही था, मेरी सोच भी यही थी, लेकिन सोच बदलती है ना, मेरी सोच भी बदली। और मैं, तो आपको ये कब महसूस हुआ कि भाई ये माहौल से नहीं बदलेगी, मेरे को प्रॉब्लम है? मेरे 2 दोस्त, एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे बहुत समझाया, बहुत ही ज़्यादा समझाया उसने मुझे कि आप नाम लेना चाहेंगे उन दोस्तों का? आमिर नाम है उनका। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि जाओ। और नदीम, उसने भी मुझे समझाया। 2 दोस्त हैं। और मेरे ब्रदर इन लॉ और बहनोई साहब, उन्होंने भी मुझे समझाया। और जब आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए ना साजिद भाई, तो आप दूसरे से समझ लेना चाहिए। समझ गए। लेकिन दूसरों से, ऐसे नहीं सबसे नहीं, कुछ खास चुनिंदा लोगों से जो आपकी अपनी, हाँ तो सिंपल। उन्होंने कहा डॉक्टर के पास जाइए, हाँ गया, मैं गया और मेडिसिन ली और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया साहब, बिल्कुल फाइन। बिल्कुल जाइए साहब, जो भी आपको प्रॉब्लम है डॉक्टर पे जाइए। आप बिजी मत होइएगा, जॉब वॉब मत करिएगा। बता सकता हूँ मैं? बिल्कुल बता सकते बता सकता हूँ भाई साहब। तो ये था मसला, ठीक है। आप 2018 लॉकडाउन कब लगा था? ये 19 में लॉकडाउन आया। पूरे बड़ा खतरनाक टाइम था भाई। अच्छा वो, लेकिन टाइम वो, अच्छा सॉरी बोलिए। अब मैं गया था वसीम भाई, अभी हम थोड़ा सा वही एंजाइटी वाली प्रॉब्लम पे हम रुके हुए हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं लोगों को। एक बहुत बड़ा आपने हमें मैसेज है कि भाई ये बहुत सारी प्रॉब्लम आज लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, हर आदमी को कुछ करना है, बिजी होना है। तो आपसे लोगों ने कहा कि भाई जाइए, लोगों के बीच में बैठिए, बिजी हो जाइए, दोस्तों में बैठिए या फिर जॉब करिए। आप दोस्तों में तो बैठे, लेकिन दोस्त के तरीके के होते हैं। 2 दोस्त आपके ऐसे थे जिन्होंने आपको समझाया कि बाकी जो और दोस्त थे जो आप उनका बैठते थे, उनका बिहेवियर कैसा होता था? बिहेवियर ऐसे मजाक टाइप का था, या वो आपको तरस खाते थे, ये कहते भाई चलो कुछ कर लो, या आपकी हेल्प करते थे? नहीं करते। देखिए, दोस्त होते हैं, कई तरह के दोस्त होते हैं, और कुछ दोस्त भी नहीं होते। ठीक है, दोस्त नहीं होने के बाद भी दोस्त प्रूव करते हैं हम आपके दोस्त हैं। और कुछ नहीं, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त, बहुत क्लोज फ्रेंड, जो उससे मैं बहुत मानता हूँ, उससे मालूम क्या कहा मुझसे, अरे यार दवा मत लेना। जबकि इतना सपोर्टिव है वो, मेरा इतना सपोर्टिव है, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, और आज भी करता हूँ।
और करता रहूँगा, वो भी मुझसे करता है, लेकिन उसने ये बात बोली। दवा मत लेना। वो इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है। यार मेरे भाई, कोई भी अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम लेकर आए तो उससे ये मत कहना, प्लीज़ मत कहना। मैं तो आर्टिस्ट था, एक्टर था, इसलिए मैंने संभाल लिया अपने आप को। इमोशन से हम लोग खेलते हैं, इमोशन हम लोग कैरी करते हैं, उसको संभाला। किसी से मत कहना ऐसा, उसको सजेस्ट करना, जाके दिखाए। अब आप ही बताओ, और आपको बुखार है तो थर्मामीटर लगाकर आप चेक करते नहीं करते हो, या फिर आप जाके कहते हो कि जाओ जाके जॉब कर लो और जाके बिजी हो जाओ। अरे क्या तुम सोचते रहते हो इतना? अरे भाई ये मैसेज केमिकल्स हैं भाई, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मूव ऑन। तो अब आप जो वहाँ से निकले वसीम भाई, कि मतलब आपने जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म किया, तो प्रॉब्लम फेस करने के बाद अब आए, अब वो नई ज़िंदगी फिर किस तरह से शुरू करी? नहीं कर रहा मैं। लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन की बात आई तो हमारे एक दोस्त हैं, वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं। अच्छा। उस टाइम बहुत फेमस था टिकटॉक, बहुत famous सरकार ने मतलब बैन भी कर दिया। उनकी अपनी पॉलिसी है, बंद कर दिया की बात है। तो मेरा एक दोस्त था, मुझसे कहता था वसीम भाई आप वीडियो बना दो, डायरेक्शन दे दो मुझे, अच्छा। आप अच्छा सा दे देते हो। मैंने कहा ठीक है दे दूंगा। मुझसे कहते थे क्या कर रहे हो तुम यार ये टिकटॉक पे? आप कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि मैं हाँ। यार ये तुम क्या कर रहे हो टिकटॉक पे यार? हम तो बॉम्बे वाले एक्टर हैं। बॉम्बे वाले एक्टर हैं हम, टिकटॉक पे क्या कर रहे हो? ये सब मत बनाओ वीडियो। यहाँ पर ऑडियंस कैसी है तुम्हें पता है, और अच्छा काम जो है ना हम दूसरा करेंगे, शॉर्ट फिल्म बनाएंगे हम वो करेंगे, ये करेंगे, ये फलाना धमाका, मतलब ये मत करो यार। लेकिन फिर भी मैं उसको बना देता था। वो कहता था वसीम भाई आप भी आ जाओ। मैंने कहा भाई साहब हम बड़े एक्टर हैं। हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। बड़े एक्टर हैं, बड़ा काम अरे, हम करेंगे। बहुत बड़े एक्टर हम हैं मुंबई भाई। जाएंगे यार, हैं? बॉम्बे जाएंगे, जहाँ पानी रहे जहाँ पानी रहे। दुबई चले गए, दुबई चले गए, मुंबई नहीं जा पा दुबई रहे। चले गए, गवर्नमेंट जॉब कर ली, दिल्ली चले गए, फलाना धमाका, हर जगह चले गए, लेकिन बॉम्बे जाएंगे हम। बॉम्बे नहीं जा पा रहे, लेकिन जाना बॉम्बे, हम बॉम्बे वाले हैं। अगर बॉम्बे नहीं गए, सुनो, मैं बॉम्बे नहीं जाऊँगा तो मैं एक्टिंग करूँगा ही नहीं, ये था। अच्छा ये था। हाँ। करूँगा तो मुंबई जाकर बड़ी फिल्म करूँगा। हाँ बड़ी फिल्म करूँगा। ड्रीम सिटी वही है, हब वही है, फैक्ट्री वही है आर्टिस्टों की, वही हब है, वही जगह है। अगर वहाँ जाएंगे तो वहीं से काम हो पाएगा और कहीं से नहीं काम हो पाएगा। ये थी सोच हमारी, तो हम क्या कुछ कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। एनी अब चलिए 2020 नहीं, अभी टिकटॉक वाले मामले को थोड़ा बताएं। हाँ नहीं वो उसकी वीडियोस बनाई मैंने, उससे बड़ी तारीफ करी। मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं लगता था। मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर नहीं टिकटॉक नहीं करेंगे भाई, या तो शॉर्ट मूवीज बनाएंगे अच्छी, मतलब कि फेस्टिवल की। अच्छी कैमरा अच्छा होना चाहिए, और DSLR, और टीम होनी चाहिए 6-7 की, कोई मेकअप करे, तो वो सब चलता है। वो आज भी मुझे लग रहा है कि कुछ लड़के ऐसा सोचते होंगे। हाँ अभी भी बहुत हैं जो भी अभी इस फील्ड में हैं, वो ये सोचते हैं। सोचते हैं कि भैया आगे बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आपने टिकटॉक थोड़ा मैंने नहीं काम किया टिकटॉक में आपने, फिर 2019 से 20 में जो लॉकडाउन वाला थोड़ा बताएं, वो लॉकडाउन में कैसे अपने या एक्टिंग करते थे लॉकडाउन में? नहीं, लॉकडाउन में मैंने कुछ एक्टिंग नहीं नहीं करी। मैं अपनी, मेरी एक दुकान है दोस्तपुर चौराहे पे, शॉप है, मैं वहीं पर बैठता था और टिकटॉक बनाता था। उस वीडियो उसकी उस दोस्त की बना अपना कुछ नहीं करता तो था, डायरेक्शन और कैमरा चला। जबकि एक्टिंग का इतना बड़ा मेरे ऊपर वो था, लेकिन मैं खुद नहीं करता। अच्छा वैसे मैं अभी आप थोड़ा सा यहाँ रोक रहे हैं, मैं कुछ सुनना चाह रहा हूँ कि जो ख्वाब होते हैं कि मुंबई जाएंगे, एक्टिंग करनी है, सिंगर बनना है, या फिर डांसर या कोरियोग्राफर बनना, कुछ भी करना है, तो एक ड्रीम क्या होता है, किस लेवल का ड्रीम होता है? लोग क्या सोचते हैं बैठे बैठे कि मुंबई है वहाँ मिलेंगे, लेकिन वहाँ का स्ट्रगल भी बहुत टफ होता है। मुझे लगता है कि एक ड्रीम होता है ना कि एक्टिंग करेंगे, सुपरस्टार बनेंगे, हीरो बनेंगे, एक्टर बनेंगे। ये रील नहीं है, ये रियल नहीं है, रील है। सोचना जो है, ये रील लाइफ है जो हम सोच रहे ये हैं। सोचना नहीं है, एक्शन में कन्वर्ट। अरे भैया मुंबई का स्ट्रगल बहुत है, लेकिन एक चाबी है, एक की है, और एक सॉल्यूशन, एक हल है जो बिना बॉम्बे जाए भी काम हो सकता है। अब ये प्लान था कि एक्टिंग को साइड में रख दी थी, एक्टिंग रोक दी थी हमने। अब मैं राइटर बन गया। अच्छा अब एक्टर से आप राइटर बन गए हैं, कंटेंट राइटर हो गया कंटेंट राइटर। और मैंने एड्स बनाना शुरू किया, किसी कंपनी सॉरी लिखना शुरू कर किसी दिया। कंपनी ना किसी कंपनी में अप्रोच करना शुरू करा मैंने, गूगल से नंबर निकाले और कॉल करना शुरू कर दिया। अच्छा जैसे आप दिल्ली में थे, तो दिल्ली में एड एजेंसीज होती हैं, एड एजेंसी जो होती हैं, जो उनके राइटर रखते हैं, वो डायरेक्टर रखते हैं, तो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया डायरेक्ट? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, मैंने करे कांटेक्ट करे, मैंने लोगों से मैं मिला, रिप्लाई आ रहा था कि अभी ओपनिंग नहीं है, अभी वो नहीं है। अच्छा अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, इन सब में कुछ काम ही नहीं मिल रहा था, घर से भी प्रेशर आ रहा था कि क्या कर रहे हो दिल्ली में,
तो मैंने क्या सोचा, मैंने अब जॉब कर ली जाएगी। अच्छा, अब मैं जब जॉब करने लगा, जब मैंने जॉब के लिए इंटरव्यूज़ के लिए कॉल करी, सर व्हाट्स योर एज? 39 सॉरी, 39 सॉरी, 40 सॉरी, 41 सॉरी। मतलब एज में बताता 39 अपनी, तो कहता है आप एलिजिबल नहीं हो। तो मैं कंपनी से ये कहना चाहूँगा, जो दिल्ली में कंपनी है, मैं मानता हूँ रूल्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं कंपनी की कि एक एज के बाद जॉब नहीं एंटरटेन करेंगे, लेकिन प्लीज़ आप एक बार इंटरव्यू लेके देखिए। जो भी आपको कॉल कर रहा है, जो 38 साल का है, 39 साल का है, शायद हो सकता है वो काम कर ले, तो उसे मौका मिल जाएगा, अनएम्प्लॉयड नहीं होगा वो 25 साल 30 साल का बैरियर उसको तोड़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पॉलिसीज़ को ख़त्म करिए, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ साहब, मैं इतना बड़ा डिसीजन कैसे आपसे दिलवा सकता हूँ। लेकिन एक अगर राय देना चाह रहा हूँ आपको कि बहुत परेशान होता है वो इंसान जो नौकरी ढूंढ रहा होता, तो आप लोग एंटरटेन करिए उन्हें और उनको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाइए। हो सकता है कभी भी लो, एज डजेंट मैटर यार। हाँ, अब एक फिजिकली अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको या कुछ, तो आप उसको बता दिए, लेकिन आप बिल्कुल मना कर दीजिए नो। उम्र की वजह से आपको जॉब भी नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पाती। एक तो एक्टिंग थोड़ी रोकी आपने, आप राइटिंग की तरफ आए, वहाँ भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जॉब फिर से ढूंढ रहे हैं जिसमें मज़ा भी नहीं आता है करने में, नहीं, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करें, सर्वाइव भी करना है, नहीं, वो भी नहीं मिल रही है। फिर भाई वो वक्त, उसके बाद कैसा वक्त कैसा कटा, क्या हुआ फिर तो बैक टू पवेलियन, फिर से वापस अलीगढ़? लेकिन बैक आप क्या प्लान लेकर आए भाई? लेकिन बैक टू पवेलियन जब आ रहा था ना, तो मैं मेट्रो स्टेशन पे था, मेरा दोस्त एक है यावर, उसने कहा वसीम भाई तरफ वहाँ से चलते आइए, आगे से चलते आइए। उसने एक वीडियो बनाई है चलते हुए, उसने बना दी। अच्छा, मुझे सब कुछ आता नहीं था कि एडिट वेडिट करना, और ये मैंने कहा भाई इंस्टाग्राम पे मत डालना। अरे वहाँ हम टिकटॉक जा चुका था, छोटे एक्टर नहीं हैं, टिकटॉक जा चुका था, टिकटॉक बैन कर दिया। हाँ, टिकटॉक जा चुका था। मैंने कहा इंस्टाग्राम पे मत डालना, उसने कहा नहीं डालूंगा, उसी में बस एडिट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो उसने एक गाना डाला उसके पीछे, अच्छा लगा? हाँ, बड़ा पसंद आया, नहीं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसने एडिट करके मुझे अपने मेरे मोबाइल में दे दिया। मैं रोज़ उसको रात में देखता हूँ घर आके, अच्छा लग रहा है, क्या करूँ। अच्छा, तो मैंने एक बार क्या करा, मैंने सब डिलीट करा और मैंने अपनी पहली रील 2022 में गाने वाली डाल दी। वही जो अपने दोस्तों वो जो दोस्त ने शूट करी थी, उसको अपलोड कर दी मैंने इंस्टाग्राम पर। 2-3 लाइक आ गए उसमें। अच्छा, इंस्टाग्राम पर 2-3 लाइक आ गए, 10 लाइक आ गए। एक ने ये भी बोला कि वो कैसा मुंह बना रहे थे आप, होते हैं नेगेटिव। नहीं, ठीक है। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैं स्क्रॉल कर रहा था वीडियो और रिकॉल कर रहा था अपने दोस्तों की, सबकी बातें रिकॉल कर रहा था। दावर भी था उसने, जो टिकटॉक वीडियो बनवाता था मुझसे, ठीक है। फिर मैं अपनी जेब मैंने हाथ डाला, मैंने जेब में तो पैसे हैं नहीं यार, बॉम्बे तो मैं जा नहीं पाऊँगा, पैसा चाहिए ना। अच्छा यार, एज भी हो गई है, बॉम्बे तो मैं जा नहीं पाऊँगा, काम भी नहीं मिले, बॉम्बे तो जा नहीं पाऊँगा, काम नहीं मिले, जिम्मेदारी है, बॉम्बे तो मैं जा नहीं पाऊँगा, दुकान भी देखनी है अब तो, बॉम्बे तो मैं जा नहीं पाऊँगा, हिम्मत भी नहीं है, बॉम्बे तो मैं जा भी नहीं पाऊँगा, अब वो एनर्जी भी नहीं है, बॉम्बे तो मैं जा भी नहीं पाऊँगा। तो मेरे पास तो ओप्पो का एक मोबाइल था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मैंने कहा अगर बॉम्बे नहीं जा पाऊँगा तो बॉम्बे को मैं क्यों ना यहीं ढूंढूँ। अच्छा, मैंने चलो ढूंढूँ तो कहाँ ढूंढूँ, तो मैंने ढूंढा बॉम्बे को इंस्टाग्राम पर जी, जो मुझे बहुत देर बाद ढूंढा है। हाँ, ये मुझे ढूंढना था बहुत साल पहले, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में लड़के दोस्त मेरे थे, इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही लोअर लेवल का समझते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कहते थे अरे यार इसमें तो छोटे छोटे एक्टर काम कर रहे हैं, जिसमें मैं भी था। मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं वसीम, अगर मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ तो मेरे पास मेरा अपना मोबाइल है, चलो ये एक रील और बना देते हैं। तो मैंने रील बनाना शुरू कर। मैं आपको आईडी बता दूंगा बाद में। हाँ, हालांकि साजिद भाई, मैंने 6 महीने रील बनाई और 6 महीने फिर मैं रुक गया। अरे 6 महीने हमने रील्स बनानी शुरू करी, 6 महीने तक बनाता रोक दिया आपने? फिर रोक दिया। वो क्या इसलिए कि क्रिटिसिज्म आने लगा था, क्रिटिसाइज होने लगा था। मैं ये कौन कर रहे थे? कर रहे थे सराउंडिंग, आपकी सराउंडिंग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन मैं गलती कर रहा था। वो क्या कह रहे थे फिर क्रिटिसाइज कर रहे थे आप?
क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि यार ये क्या कर रहे हो यार तुम, अब तो इतनी एज हो गई तुम्हारी, शादी वादी का टाइम है, रिश्ता भी नहीं लगेगा। अच्छा। अगर रिश्ता भी नहीं लगेगा सबसे खतरनाक, मैं डर गया। अच्छा। मैं वाकई में डर गया यार, रिश्ते लाइफ तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। इन सब बातों में मैं आ गया। अब जब इन सब बातों में मैं आया तो मैंने रोक दिया अपने आप को, गलती करी। उसके बाद फिर दोबारा मैंने कहा नहीं, रिश्ता आए या ना आए, एक्टिंग नहीं रोकनी नहीं, क्योंकि अब मुझे वो जगह मिल गई थी जिस जगह की तलाश मुझे नहीं थी, लेकिन मैंने वो जगह ढूंढ ली। वो जगह मैंने ढूंढ ली, वो थी इंस्टाग्राम। टिकटॉक जा चुका था, इंस्टाग्राम था, मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। और जब वीडियोस बनाने में लगा, उसके मीनवाइल बीच में चारों तरफ से मेरे पास लोगों के इनडायरेक्टली बातें आती थी कि वसीम ठीक तो है, वसीम को क्या हो गया, वसीम ठीक है ना, वसीम सही है ना, वसीम वीडियो बनाना हाँ, उसके लिए करती है। हाँ वसीम ठीक है। मतलब आदमी अपना टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहा है इंस्टाग्राम पे, उसे बंदा बोल रहा है कि वसीम ठीक तो है। उनको लग रहा है कि कहीं फिर से वही एंजाइटी तो नहीं होने लगी anxiety नहीं है कि कि क्या हरकत करने लगे, क्या बावलापन करने लगा है, क्या मतलब उनके कहने लगा बॉम्बे जाऊँ मैं, नहीं जाऊँगा बॉम्बे, वो भेज भी नहीं पाएंगे। वो भेज दें मुझे, मेरा रेंट दे दें 6 महीने का, सही में पैर दर्द थोड़ा सा, सॉरी, वो 6 महीने का रेंट दे दें मेरा और टिकट करा दें, बॉम्बे चला जाऊँगा। चला जाऊँगा। हाँ। अरे वाह साहब, ये कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा साहब, उसके बाद यार ये मत करो, ये करो, अब जजमेंट भी आ रहा है, मतलब डायरेक्शन भी आ रहा है, ये मत करो, ये करो, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे ऊपर। भाई आप एनालाइज कर लो अपने आप जजमेंट ले लो, आप क्या कर सकते हो, लेकिन हाँ आप ऐसा काम करो साजिद, आप ऐसा काम करो कि सोसाइटी को हार्म ना हो, सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचे, ऐसा करो आप। मतलब वीडियोस ऐसी बनाओ आप, जैसे मैं जो भी कोशिश करता हूँ बनाने की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को खुश करूँ जितना कर सकता हूँ। इतना बड़ा कॉमेडियन नहीं हूँ मैं, इतना बड़ा एक्टर हूँ, लेकिन भाई थोड़ा बहुत करता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत हूँ और मैं करता हूँ। अब मैं शॉप पे बैठता हूँ, चाहे घर पे रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास और दूसरे टाइम तो है नहीं, फिर रात में भी बनानी होती है रील्स। तो लोगों ने बोला कि यार तुम शॉप पे बैठ के क्यों रील्स बनाते हो, एक ही सेट लगता है पीछे, एक ही वो लगता है। मैंने कहा भाई मेरे पास और कोई जगह है ही नहीं, अभी तो यही जगह है मेरे पास, नहीं बना रहा हूँ, इसी को यूटिलाइज करूँगा। आगे होपफुली अगर दूसरी जगह मिलेगी तो मैं दूसरी जगह को भी यूटिलाइज करूँगा, लेकिन अभी जो जगह है मैं उस जगह को यूटिलाइज करूँगा। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जितने भी लड़के लोग हैं भाई, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, ये सब जो है ना, ये तो खैर मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोगों को सबको पता होगा कि ये छोटे प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है। इस पर आप लोग अपने आप को इतना एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको भी नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है। मेरे सिर्फ और सिर्फ 242 फॉलोवर हैं, 242 फॉलोवर, बस रुक जाता मैं। 242 क्या रुक जाता, कुछ नहीं होते हैं 242 रोज, 242 बताने में भी शायद हो सकता है किसी को वो आए कि यार ये क्या कर रहा है ये सब करने और साजिद भाई को नहीं, और ये भी सोच रहे होंगे लोग कि साजिद भाई किसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो भाई साजिद भाई जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो साजिद भाई सक्सेसफुल होने का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, साजिद भाई ले रहे हैं एक जर्नी ले रहे हैं, जो स्ट्रगल है, जर्नी ले रहे हैं, स्ट्रगल ले रहे हैं कि आप अपने शौक को, मतलब शौक को आप अपने छोड़े ना पीछे, अपने साथ रखें। साजिद भाई वो काम कर रहे हैं जो काम शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक नहीं देखा साजिद भाई, जो आप आज कर रहे हो। आप हम जैसे लोगों को मौका दे रहे हो बोलने का, और चीज़ें कन्वे हो रही हैं, मैसेज कन्वे हो रहा है, हमसे थोड़ा बहुत जो भी कुछ सीखने को मिल रहा है लोगों को। ये जो आपने शुरू करा है, कौन सा कार्ड, पॉडकास्ट, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, अच्छा स्टार्ट किया है आपने। और साजिद भाई मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और हम जैसे लोगों को आपने मौका दिया, यकीन मानिएगा, मुझे हो सकता है मेरे आंसू फांसू नहीं निकल रहे हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ, नहीं, अब जंग जारी है, अभी वो वाली जंग जारी है। मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, जंग करते रहो, जंग जारी है। हम चाहते हैं कि आप वसीम भाई आप बहुत आगे बढ़ें इस चीज़ में और बहुत मतलब फैम कमाएं। आपको जो काम कर रहा है, हम लोग उन्हीं लोगों को ला रहे हैं जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन फैम नहीं मिल रहा ना, लेकिन मिलेगा एक दिन। तो हमारा यही कोशिश है कि उनको फैम मिलना चाहिए,
उनके पास जो टैलेंट है वो टैलेंट बाहर निकल के आना चाहिए। तो वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना टाइम दिया और अपनी आपकी बातें बताई हमें, और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हमारा प्लान यही था कि आप जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो, क्योंकि हमने आपकी जो वीडियोज़ देखी हैं, जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर हमने वीडियो देखी है, आप जहाँ दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाले हमने वहाँ भी देखने की कोशिश की, फेसबुक पे हमने आपको देखा है, हमने आपको पता किया, हमने आपको बुलाया और आप आए भी हमारे कहने से, आपने हमें इंटरव्यू भी दिया, पॉडकास्ट हमारे साथ में किया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं पहले हम आपके इसके लिए। ये तो और मैं आप सभी से मतलब ये कहना चाहूँगा कि अगर टैलेंट है तो उसको रोकिए मत। तो हमारे साथ में वसीम खान साहब थे जो उन्होंने एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और किस तरह से आज अपनी जर्नी को वो इस मुकाम पर लेकर आए हैं कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोग कभी छोटा समझते हैं, आज वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़े लेवल पर आ चुका है। कहीं ना कहीं लोग उससे बड़ा इंस्पायर हो रहे हैं, वहाँ से लोग बड़ा फेम पा रहे हैं। लेकिन स्टोरी लाने की वजह जो थी कि वसीम भाई को हम क्यों लेकर आए अपने प्लेटफॉर्म पर, उसके लाने की वजह एक थी कि जो लोग अपनी ज़िंदगी से डिमोटिवेट हो जाते हैं या उनको लगता है कि हमें कौन पूछेगा या हमें कौन देखेगा, तो देखते सब हैं, पूछते सब हैं। आपकी मेहनत, आपकी लगन यही सबसे आगे आती है। अगर हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो हमें मतलब सपोर्ट कीजिएगा, और सपोर्ट करने का एक ही तरीका है कि आप हमें लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगे हमारे पॉडकास्ट तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों की हिम्मत और ताकत बढ़ती है कि ताकि हम ऐसे ही पॉडकास्ट और लाते रहें। हम ऐसे ही बहुत सारे लोगों को लाएंगे जिनके पास खुद की अपनी स्टोरी है, जिनको और लोग प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है इस पॉडकास्ट को लाने का कि हम उन लोगों को भी लाएंगे जो नॉन फेस हैं, साथ ही साथ उन लोगों को भी लाएंगे जो अभी अननोन हैं, जिनको लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, जिनकी पहचान नहीं बन पा रही है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ साथ उन लोगों को देखिए। वसीम भाई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियोज़ डालते हैं उनको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उनके लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक पर शेयर करिएगा, वसीम भाई के काम को भी देखिएगा और उनको अप्रिशिएट भी कीजिएगा। ऐसे और बहुत सारी स्टोरीज हम लाते रहेंगे आपके सामने। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।